Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School Narnaul. Dear students, I have taken this photo from page number 186 NCERT book. Watch carefully. Here page number is 186. And students, today we will study geometric progression. I hope वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल ओके होगी. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर करना. स्टूडेंट्स, हम लोग जीपी पढ़ चुके हैं फिजिकल क्लासेस में, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है. सो देखिए, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग इनटू द टॉपिक, मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि नोट्स केवल वही स्टूडेंट्स बनाएं जिन्होंने पहले ये नहीं पढ़ा हुआ है. बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं. तो जिन लोगों ने जीपी पढ़ा हुआ है अच्छे से, वो अपने टाइम का बेटर यूज़ करिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. जिन स्टूडेंट्स ने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ है, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आगे देखिए और साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाइए. ऐसा नहीं कि सर वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगी, हम दोबारा ज़रूरत होगी तो दोबारा देख लेंगे. नहीं, आपको वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाने. ओके, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है और कोई भी स्टूडेंट इस बुक को बिना किसी टीचर की हेल्प के भी अपने आप से भी पढ़ सकता है. ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये जानना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है. आई एम अज्यूमिंग दैट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन आपको मालूम है. ओके, सो एपी और एरिथमेटिक मीन, ये दोनों चीज़ें अगर आपको मालूम है, हालांकि उन चीज़ों का यूज़ नहीं है जीपी को समझने के लिए, लेकिन मैं इससे आगे पढ़ा रहा हूँ. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक हम सभी ने पढ़ा हुआ है. ऑल राइट, नाउ लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस: 2 4 6 2 4 8 16, 1/9 -1/27, 1/81 and -1/243, 0.01, 0.0001 and 0.6 times 5 times 0 and then 1. सो स्टूडेंट्स, इन तीनों ही सीक्वेंसेस में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात ये है कि अगर फर्स्ट सीक्वेंस में आप चेक करें तो देखिए, फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है A1. नाउ सेकेंड टर्म है A2/A1, थर्ड टर्म है A3/A2, फोर्थ टर्म है A4/A3. आई एम सॉरी, फर्स्ट टर्म इज 2, A2/A1 is equal to 2, A3/A2 is equal to 2 and A4/A3 is equal to 2. फर्स्ट टर्म 2 है और उसके बाद सक्सेसिव टर्म्स का रेशो 2 आ रहा है, कांस्टेंट है. फर्स्ट टर्म 2 ना होकर कुछ और डिफरेंट भी हो सकती थी. फर्स्ट टर्म से हमको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है. यहाँ पर हमको चेक करना है रेशो ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. A2/A1, A3/A2, A4/A3. ये जो रेशो है, ये देखो सेम आ रहा है, 2 2 2, 2 4 8 16 32 64 128. अगर आप इसमें नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का रेशो लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा. सेकंड में भी देखो, फर्स्ट टर्म 1/9 है. एज आई टोल्ड यू रिसेंटली, फर्स्ट टर्म हमको नहीं चाहिए, फर्स्ट टर्म का कोई रोल नहीं है. सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशो है 1/3. एक्चुअली यहां पर एक माइनस साइन होना चाहिए था, ये माइनस है, यहां पर माइनस होना चाहिए था, शायद प्रिंट नहीं हुआ तो मैं उसे लिख देता हूं. सो स्टूडेंट्स, A2/A1 इज -1/3, A3/A2 इज अगेन -1/3 एंड A4/A3 इज अगेन -1/3. सो देखिए, अभी भी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है, that ratio is still remaining constant and moving so on. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं इन विच, यहां देखिए, एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द टर्म इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट. सो जीपी में क्या होता है, दैट there is a constant ratio
to the term there is a constant ratio. एक रेशो है जो कांस्टेंट रहता है. किन टर्म्स का रेशो कांस्टेंट रहता है? एज यू नो दैट जनरली ए सीक्वेंस इज a1, a2, a3 and so on up to an. Now a2 upon a1 consecutive terms का रेशो a3 upon a2. In general an upon an minus 1 ये सभी रेशोज सेम होने चाहिए. देन इट इज ए जीपी. सो यहां पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है. a1, a2, a3 dot to an and so on is called a geometric progression if each term is non-zero. हर टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए. एंड फर्स्ट कंडीशन है हर टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए. एंड ए के प्लस वन अपॉन ए के प्लस वन अपॉन ए के इज इक्वल टू आर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ए के प्लस वन अपॉन ए के इज इक्वल टू आर एंड दैट इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. यहां जो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है an अपॉन a माइनस 1 दैट यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज r. जो ये n है ये सबस्क्रिप्ट है. इट जस्ट डिनोट्स द nth टर्म. आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a k अपॉन a k माइनस 1 वेयर k इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1. सॉरी ग्रेटर देन a k अपॉन a k माइनस 1 है तो हमारे केस में k 2 से बड़ा होगा. In this case k is greater than or equal to 2. ak upon ak plus minus 1 is equal to r. या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ak plus 1 upon ak is equal to r. k is greater than or equal to 1. तो आप लॉजिक अपना करेक्ट रखिए. ये जो नोटेशन है आप ये मत सोचिए k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मैंने क्यों लिखा हुआ है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों लिखा हुआ है. इसके लिखने का ये पर्पज है कि मान लो अगर मैं k को 1 लिख देता, इस केस में अगर k को 1 लिख देता तो a1 माइनस 1 यानी कि a0, तो a0 तो हमने कोई टर्म ली ही नहीं है. हमारी सीक्वेंस तो a1 से स्टार्ट हो रही है. तो सीक्वेंस a1 से स्टार्ट हो रही है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर k 2 ले सकता है. इसलिए मैंने यहाँ पर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है. नो बिग डील. मूविंग ऑन. बाय लेटिंग a1 इक्वल टू a, नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, वी ऑब्टेन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो इस डेफिनेशन का यूज करते हुए जो हमने जीपी ऑब्टेन किया वो है ar square, ar cube, where a is called the first term and r is called the common ratio of the GP. Common ratio in GP first, second, third above are 2, -1 by 3 and 0.01 respectively. ये जो यहाँ पर ऊपर 3 GP लिखे हुए हैं इन तीनों GPs का जो कॉमन रेशियो है वो यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है. जो फर्स्ट GP है वो हमारे पास 2, 4, 8, 16 ये वाला है. 2, 4, 8, 16. सो इसमें नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म को अगर आप डिवाइड करके चेक करोगे तो कॉमन रेशियो 2 आ रहा है. ऐसे ही नेक्स्ट वाले जीपी में -1 by 3.01. तो आप एनसीईआरटी बुक से इसकी रीडिंग लगाना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. As in case of arithmetic progression, the problem of finding the nth term and sum of n terms of a geometric progression containing a large number of terms would be difficult without the use of the formula which we shall develop in the next section. तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट फोटो शो करता हूँ. Just hold on a minute. Yes, here it is. So students, okay. Now, as I mentioned, we will try to find out the general term of a GP. एक GP की जनरल टर्म क्या होती है ये अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए बुक में उसने लिखा हुआ है जनरल टर्म ऑफ ए GP. Let us consider GP with the first non-zero term A and common ratio R. तो एक अज्यूम कर लेते हैं GP लिखा हुआ है हमारे पास जिसमें फर्स्ट टर्म है A और कॉमन रेशियो है R. So students, now you know that A2 upon A1 is equal to A3 upon A2 is equal to A4 upon A3 and so on, that is equal to an upon an minus 1 so on, that is equal to R. So यहाँ पर अगर A1 A के इक्वल है, here we have assumed A1 is equal to A
और ये जो रेशो है A2/A1 का, A3/A2, A4/A3, इसको हम बोलते हैं R, दैट इज कॉमन रेशो ऑफ द जीपी, कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। सो नाउ स्टूडेंट्स, A2/A1 दैट इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिखा हुआ है, A1 की वैल्यू A है, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से हम बोल सकते हैं A2/A1 is equal to R. This implies that A2/A is equal to R, and this implies that A2 is equal to A times of R. Similarly, from this equation, we can say that A3 is equal to A2 into R, and A2 is nothing but A into R. So A3 is equal to AR into R. This implies that A3 is equal to AR square. So first of all, we obtained A2 as AR, then A3 as AR square. Now you can guess that A4 will be equal to AR cube, A5 will be equal to AR power 4, and so on. And the nth term, AN, will be equal to A into R raised to the power n minus 1. So students, this is the nth term of a GP. ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे ऑब्टेन किया इसको? विद द हेल्प ऑफ द बेसिक डेफिनेशन। तो अभी हम एनसीईआरटी में भी ओपन करके देखते हैं, वहाँ यही फॉर्मूला लिखा होगा। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से उसने प्रोसीड किया, एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप एनसीईआरटी बुक को अपने आप भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन से दैट। नाउ स्टूडेंट्स, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए जीपी आर फाइनाइट, देन वी कॉल इट ए फाइनाइट जीपी, एंड इफ देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देन वी कॉल इट एन इनफाइनाइट जीपी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर कोमाज लगे हुए हैं तो हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं, तो हम उसे सीक्वेंस बोलते हैं। जब टू टर्म्स कोमाज से सेपरेटेड होती हैं तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन बोलते हैं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। सो इसीलिए उसने लिखा हुआ है दैट, नोटिस करिए एक छोटी सी डिटेल उसने यहां पर मेंशन की है एनसीईआरटी बुक राइटर ने, GP can be written as A, AR, AR square. All these terms are separated by commas. तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। GP में दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट, accordingly as a GP is finite or infinite respectively, the series, the name of the chapter is sequence and series. नेम ऑफ द चैप्टर इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस उसको बोलते हैं जब दो टर्म्स को कोमाज से सेपरेट किया जाए, और सीरीज उस केस में बोलते हैं जब दो टर्म्स के बीच में प्लस साइन लग जाए। तो यहां पर ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन की वजह से ये बन गई हमारे पास सीरीज। इसलिए बोल रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। आप नोटिस करिए एक छोटी सी डिटेल, यहां पर सीरीज लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक सीरीज, और यहां पर लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी बुक होती है उसके जो राइटर्स होते हैं वो सीनियर टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और नॉलेज होती है। तो वो एक एक वर्ड बहुत ध्यान से लिखते हैं, और फिर उस वर्ड को रीचेक करने के लिए और बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो अराउंड 200-300 टीचर्स की टीम होती है जो उसको लिखते हैं, रीचेक करते हैं और सारा स्टडी करते हैं। तो इसमें एक एक वर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेट लिखा होता है। इसलिए आप केवल एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करें, बाकी बुक्स को फॉलो ना करें। जो एनसीईआरटी में लिखा होगा वो करेक्ट होगा। नाउ, सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी में एन टर्म्स का सम हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, उसने यहाँ पर प्रूफ भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कॉमन रेशो 1 हो गया तो सम तो हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय a। अगर कॉमन रेशो 1 ना हुआ तो फिर Sn आपने लिखा हुआ, उसके बाद r मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, और फिर इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो सबट्रैक्ट करने से AR से AR कैंसिल हो गया, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर, और यहाँ पर AN+1 उससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो केवल एक A बच गया और एक AR पावर n बच गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो ये आया हमारे पास। ओके, सो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आ गया। इस 1/r को उधर डिवाइड कर दिया, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। आप इसमें दोनों साइड से माइनस साइन कॉमन लेके उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बार मैं सब कुछ समराइज कर देता हूँ। जीपी में अभी तक हमने क्या पढ़ा है,
जीपी में ऐसे होता है A1 A2 A3 एंड डॉट 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 अप टू AN। अगर n टर्म्स ऐसे लिखी हुई हैं तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट जीपी। यह है एक फाइनाइट जीपी। अगर यहां पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट जीपी। स्टूडेंट्स, फाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी दो तरह के जीपी होते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको हम उस केस में बोलते हैं जब यहां पर कॉमास लगे होते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में जो जीपी होता है वो इस फॉर्म में होता है ए आर स्क्वायर सॉरी ए इंटू ए कोमा ए आर स्क्वायर, और जो nth टर्म आती है वो आती है ए आर टू द पावर n-1। ओके, और उसके बाद अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम यहाँ पे डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट ऐसे शो कर सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें तो वो ऐसे बनेगी, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज में आर टर्म्स का जो फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक सीरीज में आर टर्म्स का, स्टार्टिंग की आर टर्म्स का जो फॉर्मूला है, सॉरी स्टार्टिंग की एन टर्म्स का फॉर्मूला, आर तो कॉमन रेशियो है, स्टार्टिंग की एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है Sn, वो हमारा डिराइव होकर आया है, दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ओके, सो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन अब आप एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, और एक बार इनको अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करिए, हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। ये जो हमारा कॉमन ये जो सम का जो फॉर्मूला आया है ये वैलिड है जब r चाहे 1 से बड़ा हो जाए, r चाहे 1 से छोटा हो जाए, दोनों केसेस में वैलिड है, लेकिन r 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि r अगर 1 के इक्वल हो गया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो अगर r 1 के इक्वल है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उस केस में आंसर हम यहाँ से डायरेक्ट ही देखकर लिख देंगे a प्लस ए एन प्लस डॉट डॉट अप टू a, n टाइम्स a लिखा होगा तो हम इसको a इंटू एन कर देंगे, उस केस में सम का ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर r 1 है। तो अगर r 1 नहीं है तो फिर सम का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी हम एक चीज़ और स्टडी करेंगे इसमें, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला। तो अगर इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला है तो उसमें क्या होगा कि देखो n जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस आर। स्टूडेंट्स, r की पावर इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में r की पावर इनफाइनाइट आ गया, एस इनफाइनाइट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स, अगर आप 1 से छोटे नंबर की पावर, अगर आप 1 से छोटे नंबर की पावर रेज करते जाओगे, जैसे 1/2 1 से छोटा नंबर है, 1/2 को हम 0.5 भी बोल सकते हैं, अगर इसकी पावर आप इंक्रीज करते जाओगे तो ये क्वांटिटी छोटी 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 होती जाएगी। जैसे 0.5 रेज टू द पावर 1 तो 0.5 होता है, हमने लोगैरिथम में भी इस चीज को पढ़ा है। 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो गया, 0.5 का क्यूब 0.125 हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 0.5 की पावर आप जितनी इंक्रीज करते जाओगे, ये जो नंबर जो यहां पर हमको मिलता जाएगा ये उतना ही छोटा होता जाएगा। तो अगर आपने यहां पर r को लिखा हुआ है लेस देन 1, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, मैग्नीट्यूड ऑफ r 1 से छोटा होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ r 1 से छोटा है तो इसका मतलब है r -1 और +1 के बीच में है, r का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। तो उस केस में अगर आप इसकी पावर इनफाइनाइट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो s इनफाइनाइट हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। 1 से छोटे नंबर की पावर अगर आप इनफाइनाइट करोगे तो 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। -4 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो वो 0 नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी 1 से छोटा होना चाहिए। तो उस केस में ऐसा होगा स्टूडेंट्स, अगर r का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो, और अगर r का मैग्नीट्यूड 1 या 1 से बड़ा है और अगर इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है तो उस केस में आंसर आएगा इनफाइनाइट, प्लस और माइनस इनफाइनाइट डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द r। ओके, सो ये सारा का सारा डिस्कशन हमारा रहा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। अब आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए और वहां से पेज नंबर 186, आई थिंक 187 तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पेज भी आपसे हो जाएगा, पेज नंबर 188 तक एक बार आप अपनी साइड से ट्राई करिए।